हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेटल चैप्टर का पार्ट 3। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइप ऑफ स्टील के बारे में और स्टील के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टील के ऊपर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, प्लेन कार्बन स्टील को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, दुनिया में कितने प्रकार के स्टील होते हैं, किस एलिमेंट को मिलाने पर स्टील में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, किस एलिमेंट को मिलाने पर फ्यूजिबिलिटी बढ़ जाती है, किस एलिमेंट को मिलाने पर टफनेस बढ़ जाती है, किस एलिमेंट को मिलाने पर डक्टिलिटी बढ़ जाती है, स्टील की स्ट्रक्चर क्या होती है, एलॉय स्टील में कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, हाई स्पीड स्टील मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला स्टेनलेस स्टील कौन सी होती है, कौन सी स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। तो इसी प्रकार के कई सारे एग्जाम में आपको सवाल प्राप्त होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको स्टील के संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूँ, स्टील के कैटेगरी को अच्छे से मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और नोट्स करके इसको समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टील के बारे में समझ लेते हैं, क्या होती है स्टील और स्टील में क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट, स्टील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन और कार्बन। स्टील आयरन और कार्बन की यौगिक होती है। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है, इन स्टील कार्बन इज विद इन ए लिमिट एंड दैट इज 0.15% टू 2%। मतलब स्टील में कार्बन की जो मात्रा रहती है वो न्यूनतम 0.15% और अधिकतम 2% तक रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, स्टील हैज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टील की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आंसर होगा ग्रैनुलर या दानेदार। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि स्टील का कलर जो होती है वो ग्रे कलर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील वी यूज वेरियस प्रोसेस एंड वेरियस फर्नेसेस। मतलब स्टील की उत्पादन के लिए हमें कई प्रकार के प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि बेसिमर प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, सीमेंस मैटिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस या फर्नेस। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, ये बेसिमर प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस, एलडी प्रोसेस जिसको हम लिंच डोनाविज प्रोसेस भी बोलते हैं, सीमेंस मैटिन प्रोसेस या ओपन हार्थ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ये सभी के द्वारा हम गुड क्वालिटी के माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील प्राप्त करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रयोग करके या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस का प्रयोग करके हम एलॉय स्टील प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज हम स्टील की कैटेगरी के ऊपर आज समझ लेते हैं। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, इसके बाद है कि स्टील के प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आइडियल टेक्निकल जीनियस चैनल का मेटल चैप्टर 1 एंड मेटल चैप्टर 2 को देख लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर भी स्टील में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो कई प्रकार के रहती है, जैसे कि आपको हार्डनेस मिल जाएगा, आपको टफनेस भी मिलता है, आपको मैलेबिलिटी या आघातवर्धनीयता भी मिलता है, आपको डक्टिलिटी भी मिलता है, प्लास्टिसिटी भी मिलता है, इलास्टिसिटी भी मिलता है, वियर रेजिस्टेंट भी मिलता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मिलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मिलता है, तथा स्टिफनेस जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टील में उपलब्ध होती है। उसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं स्टील का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टील को हम कई जगहों पे कई कार्य में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि फर्नीचर मेकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शनल वर्क जैसे कि ब्रिज या पुल निर्माण करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, घर में जो बर्तन हम प्रयोग करते हैं वो बर्तन को बनाने के लिए, या ऑटोमोबाइल पार्ट्स को आप बनाने के लिए भी स्टील का प्रयोग करते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं, कटिंग टूल को भी बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टील। स्टील कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी प्रकार के स्टील होते हैं उन सभी को 2 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। पहला प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है एलॉय स्टील। ये 2 के अलावा कई सारे आपको वीडियो में, यूट्यूब में आप देख लीजिए या फिर कहीं आपको किताब में अलग अलग ऑथर की किताब भी मिल जाएंगे कि उसमें कोई फॉर्ज स्टील लिख दिया है, कोई कास्ट स्टील लिख दिया है, तो कोई आपको टूल स्टील लिख दिया है, कोई स्टेनलेस स्टील लिख दिया है। ये सब गलत है। बिल्कुल आप इसको यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये संपूर्ण गलत है।
स्टील को मुख्यतः दुनिया में दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, एक है प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा है एलॉय स्टील। अब मैं इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो पहले हम समझते हैं प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं प्लेन कार्बन स्टील समझा देता हूं और उसको एलॉय स्टील के साथ कंपैरिजन करा देता हूं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि पिग आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन से प्लेन कार्बन स्टील को प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील जो होती है वो आयरन और कार्बन की मिश्रण तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज भी प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील में न्यूनतम 0.15% और अधिकतम 2% तक कार्बन प्राप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट ये बता रहा है कि जो प्लेन कार्बन स्टील होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है, थोड़ा चिमड़ या टफ भी होती है, ये घिसाव प्रतिरोधी भी होती है, जो कि संपूर्ण रूप से उसके कार्बन के प्रतिशत के ऊपर निर्भर करती है। अब पांचवा पॉइंट ये बता रहा है टूल और इक्विपमेंट बनाने के लिए प्लेन कार्बन स्टील बढ़िया स्टील होती है और ये बहुत सस्ते भी होते हैं। तो अब देख लेते हैं एलॉय स्टील के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला पॉइंट है कि एलॉय स्टील भी पिग आयरन और कास्ट आयरन से प्राप्त होती है। तो देखिए, प्लेन कार्बन स्टील भी पिग आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन, और एलॉय स्टील भी प्राप्त होती है पिग आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन से। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि एलॉय स्टील जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्लेन कार्बन स्टील के साथ कोई अलग एलिमेंट को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि प्लेन कार्बन स्टील तो टॉफ होता है, हार्ड होता है, वेयर रेजिस्टेंट होता है, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए एलॉय स्टील में कार्बन की मात्रा को घटाकर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होता है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए हमें अलग तत्व को मिलाना पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। एलॉय स्टील में कार्बन की मात्रा अधिकतम 1% होती है, जैसे कि हमें पता था कि प्लेन कार्बन स्टील में 0.15% से 2% होती है, लेकिन एलॉय स्टील में अधिकतम 1% मिलती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चौथा पॉइंट ये बता रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील के जैसे एलॉय स्टील भी हार्ड, टफ और वेयर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से एलॉय एलिमेंट के मात्रा के ऊपर निर्भर करती है कि किस प्रकार एलॉइंग एलिमेंट हम मिला रहे हैं, उसी के अनुसार उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो एलॉय स्टील है ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बनाने के लिए प्लेन कार्बन स्टील से भी अच्छा होता है। प्लेन कार्बन स्टील गुड मेटल होता है, एलॉय स्टील बेस्ट मेटल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। किससे? प्लेन कार्बन स्टील से ज्यादा कॉस्टली होता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बीच में अंतर। मेरा उम्मीद है कि ये पूरा अच्छे से आप समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि जो प्लेन कार्बन स्टील होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के प्लेन कार्बन स्टील 3 प्रकार के होते हैं। कई जगह पे कई कोचिंग में पढ़ाया जाता है कि स्टील 3 प्रकार के होती है, एक लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील। ये संपूर्ण रूप से गलत है। स्टील होती है 2 प्रकार, एक प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। बट प्लेन कार्बन स्टील होती है 3 प्रकार, एक लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो इसलिए इस चीजों को आप बढ़िया से नोट करके समझ लीजिएगा, नहीं तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालेगा, कभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्लेन कार्बन स्टील मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये संपूर्ण रूप से उसके कार्बन के परसेंटेज के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जिसमें कम कार्बन परसेंट रहता है उसको लो कार्बन, जिसमें अधिकतम कार्बन रहता है उसको हाई कार्बन स्टील बोला गया है, और जिसमें ना अधिक ना कम उसको मीडियम कार्बन स्टील बोला जाता है। अब लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील में प्रत्येक चीज की इंपोर्टेंस को आपको बता देने जा रहा हूं। लो कार्बन स्टील को हम ज्यादातर माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। ये जो लो कार्बन स्टील होता है ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड माइल्ड स्टील, एक होता है माइल्ड स्टील। जो डेड माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 0.01 से 0.15% तक रहता है, और जो माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत रहता है 0.15% से 0.3% तक। ये जो लो कार्बन स्टील होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, तथा इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी पाए जाते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर हम हार्डनिंग एंड टेम्परिंग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको केस हार्डनिंग करना पड़ता है। इस प्रकार धातु का प्रयोग करके हम सीट या रॉड या फ्लैट्स, चैनल्स, वायर्स आदि बना सकते हैं। अब देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.3 से 0.7% तक रहता है। इसमें कार्बन ना अधिक रहता है ना कार्बन कम रहता है, इसीलिए इस प्रकार स्टील ना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना ज़्यादा हार्ड रहता है। तो इसलिए इसके ऊपर हम केस हार्डनिंग के बदले हम हार्डनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी लोह धातु को हार्डनिंग करने के लिए
हमें कम से कम 0.3% से अधिक कार्बन की मात्रा आवश्यक होती है। तो इसलिए इसमें 0.3 से अधिक कार्बन होने की वजह से इसके ऊपर हम हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कर लेते हैं। इस प्रकार धातु में हम मैलेबल एंड टफनेस जैसे प्रॉपर्टी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन डक्टिलिटी इसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करके हम जैसे फॉर्जिंग डाई हो गया, स्प्रिंग हो गया, रेल की पटरी हो गया, एक्सेल्स हो गया, वायर्स हो गया आदि बना लेते हैं। उसके बाद हम हाई कार्बन स्टील देख लेते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.5% तक रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है तथा भंगुर भी होती है। ये बहुत हार्ड स्टील होने की वजह से इसका प्रयोग हम कटिंग टूल बनाने के लिए या डाइज बनाने के लिए या कारपेंट्री टूल बनाने के लिए या सीयर ब्लेड बनाने के लिए या कोल्ड चीजल बनाने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं। इस हाई कार्बन स्टील को हम आसानी से हार्डन एंड टेम्पर भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एलॉय स्टील कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एलॉय स्टील एलॉइंग एलिमेंट के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एलॉइंग एलिमेंट की मात्रा के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। जिस एलॉय स्टील में 8% से कम एलॉइंग एलिमेंट रहता है उसको लो एलॉय स्टील, जिसमें एलॉइंग एलिमेंट की मात्रा 8% से अधिक रहता है उसको हाई एलॉय स्टील कहा जाता है। अब एलॉइंग एलिमेंट के मिलाने के आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील के साथ अगर मैं निकेल मिला देता हूं तो उसको मैं निकेल स्टील बोलूंगा। प्लेन कार्बन स्टील में अगर मैं क्रोमियम मिला देता हूं तो मैं उसको क्रोमियम स्टील बोलूंगा। प्लेन कार्बन स्टील में अगर मैं टंगस्टन मिला के स्टील बनाता हूं तो उसको मैं टंगस्टन स्टील बोलूंगा। प्लेन कार्बन स्टील में अगर मैं सिलिकॉन मिला देता हूं तो उसको मैं सिलिकॉन स्टील बोलूंगा। प्लेन कार्बन स्टील में अगर मैं निकेल और क्रोमियम दोनों को मिला के एक स्टील बना लेता हूं तो उसको मैं स्टेनलेस स्टील बोलूंगा। प्लेन कार्बन स्टील में अगर मैं टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, कोबाल्ट या मोलिब्डेनम को मिला लेता हूं तो उसको मैं हाई स्पीड स्टील बोलता हूं। अब समझ लेते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में जब हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ जाती है और वो एलॉय स्टील का रूप कैसे ले लेता है और वो एलॉय स्टील प्लेन कार्बन स्टील से इतना अच्छा क्यों हो जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले सिलिकॉन। देखिए, प्लेन कार्बन स्टील में सिलिकॉन को मिलाने से हमारे हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस भी बढ़ जाती है, साउंडनेस एंड स्टील डिफेक्टलेस हो जाती है। उसके बाद वैनेडियम को मिलाने से इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार एग्जाम में आता हुआ आपको नजर में आया होगा। उसके बाद है कि वैनेडियम को मिलाने से हमारे टफनेस भी बढ़ जाती है तथा उसके स्ट्रेंथ में भी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद देखिए, टंगस्टन मिलाने से क्या होती है। देखिए, टंगस्टन मिलाने से स्टील के टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब खिंचाव विरोधी जो गुण होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी कठोरता भी बढ़ जाती है। उसके घिसाव प्रतिरोधी गुण भी इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद क्रोमियम मिलाने से वो रस्ट प्रूफ हो जाती है, उसकी एसिड प्रूफ भी हो जाती है। क्रोमियम मिलाने से उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है तथा चिमड़ता भी बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं निकेल मिलाने से क्या होता है। निकेल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं तथा किसी स्टील को नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए भी निकेल को प्रयोग करते हैं। निकेल का प्रयोग हम इनभार स्टील बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि 36% हमें निकेल मिलाने पर वो इनभार स्टील बन जाती है, जिससे हम काफ़ी सारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये रस्ट प्रूफ हो जाती है। निकेल मिलाने पर स्टील रस्ट प्रूफ हो जाती है। निकेल मिलाने से स्टील एसिड प्रूफ भी हो जाती है। निकेल मिलाने से स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। निकेल मिलाने से स्टील की टफनेस भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज निकेल मिलाने से होती है। अब देखते हैं मैंगनीज मिलाने से क्या होती है। देखिए, मैंगनीज को मिलाने से स्टील की डक्टिलिटी बढ़ जाती है, स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है, स्टील की टफनेस भी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टील की डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो क्या होगा, मैंगनीज। तो अब देखते हैं स्टील में फास्फोरस मिलाने से क्या होती है। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस मिलाने से स्टील की फ्यूजिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टील की फ्यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम फास्फोरस मिलाते हैं। फास्फोरस को मिलाने पर स्टील की हार्डनेस भी बढ़ जाती है, मशीनाबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, फास्फोरस मिलाने पर स्टील की मशीनाबिलिटी बढ़ जाती है। इन सब के अलावा मैं आपको और 2 स्टील के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि यही 2 स्टील के बारे में ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन है वो स्टील? पहला है हाई स्पीड स्टील और दूसरा है एक स्टेनलेस स्टील। तो वो 2 स्टील को हमें चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम में कई बार कई प्रकार के सवाल हमें मिल जाती हैं। अब हाई स्पीड स्टील के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको हाई स्पीड स्टील के काफी सारे महत्वपूर्ण चीज बता दे रहा हूं। हाई स्पीड स्टील जो दिया हुआ है उसका नाम हाई स्पीड स्टील है। ये स्पीड स्टील क्यों दिया गया, ये आपको थोड़ा पहले मैं बताना चाहता हूं। हाई स्पीड स्टील
इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा हाई स्पीड में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हाई स्पीड स्टील है। तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हाई स्पीड स्टील जो है ये बहुत कठोर धातु होती है, बहुत ज़्यादा कठोर धातु होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम ज़्यादातर कटिंग टूल तथा आर्मर प्लेट मतलब वेपनरी प्लेट क्या होती है, जो कि अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, जैसे कि हमारे जवानों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बनती हैं, माइंस प्रूफ व्हीकल्स बनती हैं, तो इस प्रकार गाड़ियों को बनाने के लिए कवर प्लेट चाहिए होता है या बॉडी प्लेट चाहिए होता है, वो इस हाई स्पीड स्टील से बना हुआ होता है। इसलिए वेपनरी प्लेट या आर्मर प्लेट के नाम से हम इसको हाई स्पीड स्टील प्लेट को जानते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि इसमें टंगस्टन की जो मात्रा होती है हाई स्पीड स्टील में, वो 6 से 22% तक रहती है। उसके साथ साथ क्रोमियम 4% तक, वैनेडियम भी 1 से 2% तक तथा कोबाल्ट 1 से 4% तक। इसके अलावा हम मोलिब्डेनम को भी 6 से 10% तक हम मिला के हाई स्पीड स्टील निर्माण करते हैं। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि हाई स्पीड स्टील 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील, जिसमें मोलिब्डेनम का एलॉय किया जाता है। दूसरा 18-4 हाई स्पीड स्टील, जिसको आप जानते हैं टंगस्टन 18% तथा 4% क्रोमियम मिलता है इसमें। उसके बाद सुपर हाई स्पीड स्टील, जिसको हम कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार का हाई स्पीड स्टील हम प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्पीड स्टील क्या होती है। देखिए, हाई स्पीड स्टील में कई सारे प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंट कर चुका हूं। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें टंगस्टन मिला हुआ होता है, कितना 6% से 22% तक। ये बहुत ज्यादा वियर रेजिस्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा रहती है 4% तक। ये बहुत ज्यादा एसिड प्रूफ भी होता है, क्यों? इसमें क्रोमियम भी मिला हुआ होता है। ये एयर कूल्ड होता है, आपको पता होगा कोबाल्ट 4% तक मिला हुआ होता है, इसीलिए ये एयर कूल्ड होता है। मतलब इसको कटिंग के दौरान ठंडा करने के लिए या कूलिंग करने के लिए किसी भी प्रकार की लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसके बाद ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम भी मिला हुआ होता है और टंगस्टन भी मिला हुआ होता है। तो ये था हाई स्पीड स्टील के बारे में सभी जानकारी। अब देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील का नाम ही है उसका काम, मतलब स्टेनलेस। इस प्रकार के स्टील में जंक नहीं लगता। स्टेन मतलब होता है जंक नहीं लगता, इसीलिए इस प्रकार स्टील का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्टेनलेस स्टील है। अब स्टेनलेस स्टील का मुख्य कंटेंट जो होता है वो क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम तथा निकेल। ऐसा बोला जाता है आयरन, निकेल, क्रोमियम, लेकिन आप हमेशा आयरन, क्रोमियम, निकेल याद रखिएगा, उससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि हमेशा एग्जाम में आता है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत कितना रहता है? 18%। निकेल की प्रतिशत कितना रहता है? 8%। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए उसको आयरन, क्रोमियम, निकेल याद रखिए। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग परसेंटेज इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि 18-8 स्टेनलेस स्टील के नाम से हम जानते हैं। 18-8 कौन सा? 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल की अनुपात इसमें मिला हुआ रहता है। अब दूसरा होता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील और तीसरा होता है मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील। अब देखते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, जिसको हम 18-8 स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं, उसकी खासियत क्या रहती है जिसलिए उसको सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला स्टेनलेस स्टील कौन सा है, तो आपका आंसर होनी चाहिए ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, और जिसको हम नॉर्मली 18-8 क्रोमियम स्टील के नाम से जानते हैं। और अगर क्वेश्चन में आता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा कितना रहता है, तो आपको बताना होगा 18% क्रोमियम रहता है और 8% निकेल रहता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आ भी रहा है। उसके बाद यह है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद देखिए, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। कौन सा? ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब इसको किसी भी प्रकार की मैग्नेट आकर्षित नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टील के कैटेगरी के संबंध में समझाया तथा स्टील के ऊपर सभी रोचक तथ्यों को भी बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी ITI स्टूडेंट्स को इसका फायदा भी मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इफ एनी क्वेरीज अबाउट दिस चैप्टर यू कैन पुट अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। देन सी यू सून। गुड बाय एंड स्टे सेफ।